कि विशेष रूप से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 तथा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो पुनर्परीक्षा होने वाली है, इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो एनसीईआरटी शुरू की है प्रत्येक सब्जेक्ट की, तो उसमें जो है मैं अपना भूगोल सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ। तो जो हम लोग कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की जो एनसीईआरटी है पूरी कवर कर रहे हैं, जिसमें जो है कक्षा 6 की एनसीईआरटी हम लोगों ने कवर कर ली है, जिसमें जो 6 क्लास हुई है, और हमने जो है कक्षा 7 की भी एनसीईआरटी कवर कर ली है पूरी, जिसमें भी हमारी 6-7 क्लासेस हुई हैं, और एक कक्षा 8 की एनसीईआरटी है, इसमें से आज हमारा ये पार्ट सेकंड है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है बहुत अच्छी क्लास लग रही होगी। ठीक है, चलिए आरपी मोटिवेशन जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत भैया आपका। अक्की जी थैंक यू भैया, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सक्सेस जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। राजेंद्र श्रीवास्तव जी वेरी गुड इवनिंग भैया, स्वागत है, बहुत अपना प्यार देने के लिए आप रोज आते हैं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, आप लोग बताइए कि वॉइस क्लियर है और वीडियो विजुअल है, तो अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बताइए आप लोग। देखते हैं भैया आज का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में सही है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक कह रहा है कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। दूसरा कह रहा है इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि एवं वाणिज्यिक अनाज कृषि शामिल है। तो आपके नीचे कूट दिया गया है, केवल 1 और 2 कह रहा है, बी कह रहा है केवल 2 और 3, सी कह रहा है 1 और 3, और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। कौन सा इसमें सही होगा जी? सक्सेस जी बोल रहे हैं भैया 1 आ गया है। बी बोल रहे हैं, चलिए भैया देखते हैं। ठीक है, कह रहा कि वाणिज्यिक कृषि के बारे में बताना है आपको। जो हमारी कमर्शियल खेती होती है ना, जिसको हम कमर्शियल बोलते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि अनाज हम उत्पन्न करेंगे उसको बेचेंगे ना, उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन होता है और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो बिल्कुल आपका है जो है वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपका जो वाणिज्यिक कृषि होती है, जैसे वाणिज्यिक कृषि में क्या होगा, जैसे आपका हो गया कॉफी हो गया, ठीक है, कपास हो गया है, ठीक, और अन्य आपकी जैसे वस्तु हो गई, तो आपका जो है इसमें हो जाता है। गन्ना जैसे आपका हो गया वाणिज्यिक कृषि में है। दूसरा कह रहा है कि इस कृषि के अंतर्गत जो है अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि इसमें कह रहा है कि क्योंकि जो वाणिज्यिक कृषि होती है बड़े बड़े फार्मों के माध्यम से होती है। तो जो बड़े बड़े फार्म है उनमें क्या होता है कि हम जो है बहुत ज्यादा हमको श्रमिक नहीं मिल पाते हैं, तो उनमें क्या होता है हम लोग मशीनों के द्वारा करते हैं, ताकि जो है काम जो है जल्दी होता है मशीनों के द्वारा। तो आपका दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि एवं वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो जैसे आपका क्या हो गया, आपका रोपण कृषि हो गया, जैसे आपकी कॉफी की फसल होती है, चाय की फसल होती है, आपकी रोपण कृषि हो गई। मिश्रित कृषि में क्या होता है कि आप कृषि करते हैं और साथ साथ में जो है आप पशुपालन भी करते हैं, कृषि और पशुपालन, इसको मिश्रित कृषि बोलते हैं, कृषि पशुपालन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और तीसरा कह रहा है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि, ठीक है, इसके द्वारा जो आप, तो आपका तीनों सही हो जाएगा, तीसरा भी सही है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला। बहुत शानदार, वेरी गुड अक्की जी, सक्सेस जी, ओजी वाले, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। कह रहा है कि इस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो उपर्युक्त जो लक्षण बताए गए हैं आपको किस प्रकार के कृषि को निरूपित करता है? ए है हमारा निर्वाह कृषि, बी है रोपण कृषि, सी है मिश्रित कृषि, और डी है वाणिज्यिक कृषि। बताना है आपको कि अब इसमें आपको ऊपर दे ही दिया गया भैया कि इस कृषि में जो है फसलें हैं वाणिज्यिक उद्देश्य से। क्या होता है भैया? कमर्शियल, मतलब जिनका उद्देश्य होता है हमारा पैसा कमाना, ठीक है, व्यापारिक उद्देश्य से। तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, वाणिज्यिक अनाज कृषि। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया? वाणिज्यिक अनाज कृषि। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार, आपका डी वाला हो जाएगा, बहुत बढ़िया। निर्वाह कृषि में क्या होता है? निर्वाह कृषि मतलब होता है कि जो है किसान जो है कम जमीन पर, किसान जो है कम जमीन पर जो है ज्यादा मात्रा में खेती करता है, कम जमीन पर ज्यादा मात्रा में
लोग काम करते हैं, ज्यादा मात्रा में लोग काम करते हैं, वहां पर निर्वाह कृषि होती है। अमूमन जो है पूरे भारत में जो है निर्वाह प्रकृति की कृषि कृषि होती है, जो गाँव घर में ना। बी का रहा रोपण कृषि। रोपण जैसे आपका धान होला हो गया ना, धान जैसे धान की खेती रोपण कृषि में आती है ना, धान की खेती हो गई, रोपण कृषि में आती है ना। चलिए, मिश्रित कृषि में क्या आता है? मिश्रित कृषि में आता है आपका कृषि, कृषि के साथ साथ जब हम पशुपालन भी करते हैं तो आपका वो होता है पशुपालन जो होता है पशुपालन, तो वो आता है आपका मिश्रित कृषि आता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, जो वाणिज्यिक अनाज कृषि होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि रोपण कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए आप लोग। रोपण कृषि के संबंध में एक कह रहा है कि इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा कह रहा है कि इस कृषि के मुख्य क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। और तीसरा कह रहा है कि इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य बताना है आपको। यहाँ पर असत्य बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। ठीक है, ए है आपका केवल 1, बी है केवल 2, सी कह रहा है केवल 1 और 3, और डी है केवल 2 और 3। तो आपको बताना है रोपण कृषि के बारे में, इसमें जो है जो कौन सा जो है सही नहीं है अर्थात गलत है, बताना आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, बताइए भैया आप लोग। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल भैया, आपकी जो रोपण कृषि होती है, ठीक है, जो रोपण वाली कृषि होती है, इसमें जो है बृहद पैमाने पर जो है श्रम और पूंजी, भैया श्रम और पूंजी लगेगी, क्योंकि कमर्शियल खेती होती है। क्या होती है? ये आपकी जो है वाणिज्यिक कृषि भी होती है। तो वाणिज्यिक कृषि होती है भैया, इसमें पैसा भी लगता है और श्रम भी लगता है, तभी तो आपको पैसा कमाएंगे इसमें। तो आपका सही हो जाएगा, गलत पूछा है। दूसरा कह रहा है कि जो इस कृषि के मुख्य क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में है, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी रोपण कृषि होती है इसमें क्या होता है आपका, ये आपकी होती है उष्ण कटिबंधीय। कैसी होती है भैया? हमारी उष्ण कटिबंधीय होती है ना, क्षेत्र होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, वहां पर होती है कौन सी खेती हमारी? होती है रोपण खेती। तो आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पकड़ गए भैया। ठीक है, ये वाला पकड़ गया, तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा कह रहा कि इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। तो बिल्कुल कह रहा भैया सही है, क्योंकि है इस कृषि में क्या है भैया, पूंजी लगती है, तो वाणिज्यिक उत्पादन भी होता है। अब जब वाणिज्यिक उत्पादन हमारा होगा तो उस जो वस्तु उत्पादन होगा जब हमारा कृषि में, उसको बेचने के लिए हमको क्या चाहिए? बाजार चाहिए, मार्केट जिसको बोलते हैं। तो मार्केट तक अपना सामान पहुंचाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको परिवहन की आवश्यकता चाहिए। तो जो है हमको अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, हमारे पास अच्छा साधन होना चाहिए ताकि अपना माल जो है वहां तक पहुंचा सके। कहाँ तक भैया? जो है मार्केट तक। तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। तो आपका दूसरा वाला गलत है कि इस कृषि के जो मुख्य क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र नहीं होंगे। कैसा होगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर कह रहा है 4 नंबर भैया है, कह रहा किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। ए आपका है स्थानांतरित कृषि, बी है रोपण कृषि, सी है गहन निर्वाह कृषि, और डी आपकी है मिश्रित कृषि। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, बताइए आप लोग अच्छे से जो है 4 का आंसर दीजिए क्या होगा। ठीक है, अभी हमने आपको बताया है कि जो है किस प्रकार की बता रहा है, कृषि में भूमि का उपयोग जो है भोजन व चारे, भोजन मतलब होता है अनाज, अनाज है ना, खाद्यान्न जिसको बोलते हैं, खाद्यान्न जो हम लोग खाते हैं, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, खाद्यान्न, और प्लस चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कौन सी होती है? जी संदीप पाठक जी, जय श्री राम, स्वागत भैया आपका, धमाकेदार एंट्री हो चुकी है संदीप जी की। 4 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 का डी हो जाएगा। मिश्रित कृषि का मतलब क्या होता है भैया कि इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम खाद्यान्न फसलें भी बोते हैं, खाद्यान्न फसलें भी बोते हैं, ठीक है, फसलें, और प्लस पशुपालन भी करते हैं ना, पशुपालन भी करते हैं। ठीक है, पशुपालन भी करते हैं, ताकि जो है हम जो है कृषि जो हम कृषि करते हैं, कृषि के अलावा जो हमारा समय बचता है उसको जो है अपना जो हम पशु पालेंगे उसमें हम दूध निकालेंगे, उसका दूध बेचेंगे, ताकि हमको है डबल मुनाफा हो सके ना, दोहरा लाभ हो सके। तो आपका जो है ये वाला हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि को किसको बोलते हैं? इसको हम झूमिंग कृषि बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? झूमिंग कृषि, है ना। इसमें क्या होता है, ये आपकी पूर्वोत्तर भारत में होती है। कहाँ पर होती है? पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि लोग वहाँ के जो जनजाति वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर लोग क्या जाते हैं, पेड़ पौधे काटते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। जलाने के बाद उसको राख जो होती है उसको एक प्राकृतिक खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। 3-4 साल खेती करते हैं, जब वहां की उर्वरता जो कम हो जाती है उस क्षेत्र की, तो फिर वहां से अपना
बुरिया बिस्तर बांध के चल देते हैं अगले क्षेत्र के लिए, फिर वहां अपना पूरा कार्यक्रम करते हैं। तो आपकी जो है इसको जो हम क्या बोलते हैं, इसको हम कर्तन दहन भी बोलते हैं, कर्तन दहन कृषि। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रोपण कृषि में आपका क्या होता है, जैसे आपका हो गया धान की खेती हो गई है, धान को हम रोपण करते हैं ना, बिया बो देते हैं, उसके बाद जब छोटा छोटा हो जाता है उसको हम अलग करके जो हम लोग रोपण करते हैं उसको रोपण कृषि बोलते हैं। गहन निर्वाह कृषि भारत में ज्यादातर होती है, क्योंकि लोग जो है इसमें जो अपनी घरेलू जो है पारिवारिक जो है पारिवारिक खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए करते हैं। ठीक है, बहुत शानदार। तो आपका डी वाला हो जाएगा मिश्रित कृषि, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि धान है, पैडी है, जो चावल है कि कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपको बताना है असत्य है। ठीक है, यहाँ पर आपको रंग बताना है। एक कह रहा है यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। बी कह रहा है कि चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। सी कह रहा कि कल्याण सोना, सोनालिका, राज 3077, अर्जुन आदि चावल की प्रमुख किस्में हैं, मतलब की वैरायटी है। और डी कह रहा कि ओस शरदकालीन, अमन शीतकालीन व बोरो ग्रीष्मकालीन पश्चिम बंगाल में उत्पादित चावल की 3 फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, बताइए आप लोग 5 का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए। तो हमारी चावल की फसल कैसी होती है भैया, जो चावल की फसल होती है हमारी कैसी है, ये खरीफ की फसल है। ठीक है, खरीफ की फसल है। अभी जो है गेहूं जो कटने वाला है, अभी मार्च लास्ट में जब कटना शुरू हो जाएगा तो उसकी हमारी गेहूं की फसल कैसी रबी की फसल होती है। तो उसके बाद जो है 5 का डी दे रहा है भैया, इसमें आपको असत्य बताना है। ठीक है, असत्य बताना है, चलिए देखते हैं। सक्सेस जी का सी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कह रहा है कि यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। बिल्कुल कह रहा है भैया, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और उपोष्णकटिबंधीय, जैसे आपका हो गया उष्णकटिबंधीय क्या होता है, जो 33.5 डिग्री होता है। कितना होता है भैया, 33.5 डिग्री जो होता है कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, और भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, उसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। तो वहां पर क्या है, वर्षा अच्छी मात्रा में होती है, तो वहां पर क्या है, वहां पर जो है लोग चावल की खेती अच्छे से करते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय भी आपका सही है, बिल्कुल हो जाएगा आपका, ए वाला सही है। बी कह रहा है कि चावल के लिए उच्च तापमान, बिल्कुल आपका है, अभी गर्मी का मौसम आएगा तो है चावल बोते हैं ना, गर्मी के मौसम में चावल बोते हैं, इसके लिए उच्च तापमान चाहिए। अधिक आर्द्रता भी चाहिए, इसके लिए नमी जो है ना, नमी चाहिए। और जो है वर्षा की आवश्यकता होती है ना, इसके लिए पानी खूब चाहिए ना, जल की काफी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है चावल के लिए, ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा भैया कि कल्याण सोना, सोनालिका, राज 3077, अर्जुन आदि चावल की फसलें हैं। नहीं भैया, ये चावल की नहीं है, किसकी है, गेहूं की फसलें हैं, मुख्य किस्में हैं, तो आपका गेहूं हो जाएगा। तो पकड़ में आ गया 5 का सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड संदीप पाठक जी है। और डी कह रहा है कि ओस शरदकालीन किस्म है, पश्चिम बंगाल की। अमन शीतकालीन, मतलब कि ठंडी में बोई जाती है। और बोरो जो है ग्रीष्मकालीन पश्चिम बंगाल की चावल की किस्में है। ठीक है, अपने जो है उत्तर प्रदेश क्षेत्र में जो है यहाँ पर केवल जो है ग्रीष्मकालीन ही जो है चावल की खेती होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में है तीनों काल में होती है, शरद काल में भी होती है और ग्रीष्म काल में भी होती है और शीतकालीन में भी होती है। ठीक है, तो आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, जो कल्याण सोना है, सोनालिका है, राज 3077 है, अर्जुन है, गेहूं की किस्में है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 6, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है, बताना आपको है गेहूं की कृषि के लिए। ए कह रहा आपका जलोढ़ मृदा, बी कह रहा काली मृदा, सी कह रहा दोमट मृदा, और डी कह रहा लेटेराइट मृदा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, बताइए भैया आप लोग 6 नंबर में क्या होगा। तो कह रहा भैया कि गेहूं की कृषि के लिए, तो गेहूं की कृषि के लिए जो है जी, गेहूं की जो कृषि होती है उसके लिए सबसे सर्वाधिक जो उपयुक्त मृदा होती है वो होती है आपकी दोमट मृदा होती है। संदीप जी ध्यान दीजिए, कौन सी होती है, दोमट मृदा होती है, इसको हम दोमट बोलते हैं, गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, गेहूं के लिए भैया है, गेहूं के लिए है। ठीक है, जो जलोढ़ होती है, जलोढ़ वाली, ये आपकी चावल के लिए होती है, यहाँ पर चावल काफी अच्छा मात्रा में होता है, चावल की खेती। ठीक है, चावल हो गया, गन्ना हो गया, इसकी खेती के लिए आपकी जो है जलोढ़ होती है। काली मिट्टी में क्या होती है आपकी, काली कपासी मृदा, इसको हम कपासी मृदा बोलते हैं, इसमें कपास की खेती होती है। ठीक है, खासकर कहाँ आपका जो है महाराष्ट्र का क्षेत्र जो है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र गुजरात वाला क्षेत्र है। ठीक है,
तो आपका हो जाएगा 6 का सी। बहुत शानदार, वेरी गुड संदीप जी है। और जलोढ़ मृदा कहाँ पर, ये आपका तराई क्षेत्र में पाई जाती है ना। जैसे आपका जो हो गया उत्तर प्रदेश का जो आपका उत्तर वाला भाग है, उत्तर प्रदेश का उत्तर वाला भाग है, उसको हम तराई क्षेत्र बोलते हैं। और जो भी नेपाल सीमा लगाते हैं, ठीक है, वहां पर जो है अच्छी खासी मात्रा में चावल की खेती होती है ना, जैसे श्रावस्ती वगैरह हो गया, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत हो गया। तो आपका सी वाला हो जाएगा दोमट मिट्टी। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर हमारा है कॉफी की कृषि के लिए, कॉफी है ना, जो कॉफी होती है कि कृषि के लिए संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। एक कह रहा है कि इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। बी कह रहा, दूसरा कह रहा है कि इसकी कृषि के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे उपयुक्त है, होती है। और तीसरा कह रहा है इस फसल की वृद्धि के लिए समतल मैदान सर्वाधिक उपयुक्त है, होते हैं। तो उपयुक्त में से कौन से कथन बताना है आपको सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 2, डी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आंसर होगा। ठीक है, आप लोग जो है इसके बारे में आंसर दीजिए, कौन सा सत्य है। चलिए भैया हल करते हैं। ठीक है, कह रहा है कॉफी के बारे में। आप लोग अगर जानते होंगे जो कॉफी कहाँ होती है, अधिकतर मात्रा में जो कॉफी कहाँ होती है, कर्नाटक में होती है। कहाँ होती है भैया, कर्नाटक में होती है। और कर्नाटक हमारा कैसा है, पठारी क्षेत्र है। ठीक है, पठारी क्षेत्र है ना, पठारी पहाड़ी क्षेत्र है। तो कह रहा है कि इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल आपका जो कर्नाटक है कहाँ पड़ता है, आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, तो गर्म हो गया। एवं आर्द्र है ना, ये कहाँ पड़ता है भैया, इस समुद्र सीमा में आता है, तो आपका आर्द्र जलवायु हो गई, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा खासा मानसून आता है वहां पर, एक आपका सही हो गया। दूसरा कहता है कि इसकी कृषि के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे उपयुक्त है। बिल्कुल जो कृषि की खेती के लिए है जी, बिल्कुल कर्नाटक, बहुत शानदार। जो कृषि कॉफी की कृषि के लिए जो है सुअपवाहित मतलब होती है अच्छी तरह से जिसमें मृदा का अपवाह हो सके। ठीक है, दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल हमारा सही हो गया। और तीसरा कह रहा है कि इस फसल की वृद्धि के लिए समतल मैदान, समतल मैदान नहीं होता भैया, क्योंकि जो है इसके लिए है क्या, इसके लिए हमको जो है ढलान वाला चाहिए। कैसा, पहाड़ी, जो पहाड़ी या पठारी क्षेत्र होता है ना, पहाड़ी या पठारी क्षेत्र होता है, पठारी या पहाड़ी क्षेत्र चाहिए अच्छी मात्रा में जो है पैदा करने के लिए। क्या काफी पैदा करने के लिए हमको पहाड़ी पठारी क्षेत्र चाहिए। आपका तीसरा वाला गलत हो जाएगा, आपका गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, आपका 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए है ना। जैसे हमारा जो कर्नाटक में कौन सा है, बाबा बुदन की पहाड़ी है ना, बाबा बुदन की पहाड़ी है, क्या भैया है, नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी है ना। एक बाबा थे, उनका नाम था बाबा बुदन, तो उन्हीं के नाम पर पड़ गया है बाबा बुदन की पहाड़ी। ठीक है, किसके लिए फेमस है ये भैया, कॉफी के लिए फेमस है। ठीक है, किस कॉफी के लिए, अरेबिका कॉफी के लिए। किसका नाम है भैया, अरेबिका कॉफी ना। चलिए बहुत बढ़िया संदीप जी, जी गुप्ता विनय जी, बहुत शानदार भैया, स्वागत है आपका, थैंक यू। तो आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा 1 और 2 ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है कैसा भैया है 8। कह रहा है कि सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। सुनहरा रेशा से, ए है आपका पटसन, बी है कपास, सी है रेशम और डी है आपका रेयान। तो हम किसको जो है सुनहरा रेशा, रेशा मतलब होता है, रेशा मतलब होता है फाइबर, तो किसको जो है हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर। ठीक है, गोल्डन फाइबर बोलते हैं इंग्लिश में जी। काल भैरव जी का भी आ गया, बहुत शानदार, वेरी गुड। क्या होता है पास, कपास होता है भैया, नहीं भैया। सुनहरा रेशम किसको बोलते हैं, पटसन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भैया, पटसन। क्या होता है इसको, जो पटसन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं सुनहरा रेशम बोलते हैं। कपास को हम बोलते हैं व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, जो कपास है इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपको जो है ए वाला है पटसन हो जाएगा। जी अक्की जी 8 गया गया है, संदीप जी का भी 8 गया गया, बहुत बढ़िया, वो जी वाले बहुत शानदार। विनय जी जो है आपका है डे, रेयान नहीं होगा, रेयान आपका जो है ये सुनहरा रेशम नहीं है। सुनहरा रेशम एक मतलब एक संज्ञा दी गई है, सुनहरा रेशम जो है पटसन को दी गई है। कपास को लो हम लोग जो है व्हाइट गोल्ड बोलते हैं ना, सफेद स्वर्ण बोलते हैं इसको, श्वेत स्वर्ण बोलते हैं, श्वेत स्वर्ण बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आ गया। अब हम चाय के बारे में, ठीक है, अभी हमने क्या पिया, हमने काफी पिया है, अब हम चाय में आ गए हैं, अब हम चाय पियेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि चाय की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। चलिए भैया
जी अभिलाषा जी, वेरी गुड इवनिंग भैया, स्वागत है आपका। काफी दिन बाद आप दिखाई दी हैं, काफी शिकायत आपसे है, ठीक है, काफी शिकायतें आपसे हैं। आपका गुड इवनिंग हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है, आप लोग गायब हो जाते हैं। एक कह रहा है कि चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। दूसरा कह रहा है कि इसकी कृषि के लिए वर्ष भर सम वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। और तीसरा कह रहा है कि चाय की कृषि के लिए लैटेराइट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त में से कौन सा आपको बताना है कथन असत्य है, ठीक है, यहाँ पर जो है रंग बताना है। ए आपका है केवल एक, बी है केवल एक और दो, सी है केवल दो और तीन, और डी है केवल एक और तीन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। काल भैरव का डी आ गया है भैया, ठीक है, 8 का डी दे रहे हैं, 9 है, अच्छा 9 नंबर है, ठीक है, 9 नंबर, सॉरी 9 नंबर है, 9 का डी दे रहे हैं भैया। क्या दे रहे हैं? 9 का डी दे रहे हैं, कि गलत है? संदीप पाठक जी, जी सर है। चलिए असत्य पूछा गया है, इसमें देखते हैं। डी दे रहे हैं, कह रहा है कि चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है भैया। क्या बताइए कि हमारी जो चाय होती है दक्षिण भारत में होती है, उत्तर भारत में होती है? तो जो चाय होती है वो हमारी दक्षिण भारत में नहीं होती, क्योंकि दक्षिण भारत में उष्ण जलवायु पाई जाती है। जो चाय होती है ये होती है आपकी उत्तर भारत में, जो की है हमको क्या चाहिए? इसके लिए हमको चाहिए शीतोष्ण जलवायु। कैसी चाहिए? शीतोष्ण जलवायु चाहिए। जैसे हमारा क्या हो गया, जो असम, जो आपका दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र है, दार्जिलिंग हो गया ना, पश्चिम बंगाल में है, और हमारा क्या हो गया, असम हो गया। असम जो है, असम है, ठीक है। ये क्षेत्र हमारे कैसे है? शीतोष्ण हो गए, तो आपका ये वाला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि इसकी कृषि के लिए वर्ष भर श्रम वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल ये तो आपका सही होगा। और तीसरा कह रहा है कि चाय की कृषि के लिए लैटेराइट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है इसके लिए लैटेराइट की मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। कैसी मृदा की आवश्यकता होती है? इसके लिए जो है आपका हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। कैसी? दोमट की आपकी हो जाएगी, तो आपका तीसरा वाला गलत हो जाएगा, तो आपका 1 और 3 गलत हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा आंसर, डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। केवल आपका जो है 2 इसमें जो है बिल्कुल सही है, और 1 और 3 आपका गलत है, तो आपका हो जाएगा 9 का डी। जी संदीप जी, डी भी हो सकता है जी, बिल्कुल डी ही होगा भैया, आपका डी ही होगा, 1 और 3 गलत है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को जो है प्राथमिक उद्योग बोलते हैं हम लोग? प्राथमिक उद्योग, ठीक है, इसको हम प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं, प्राथमिक उद्योग बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका है कृषि आधारित उद्योग, जी अभिलाषा जी का डी आ गया, बहुत शानदार। बी आपका है खनिज आधारित उद्योग, सी, अच्छा सी आपका यहाँ पर आ गया है वन आधारित उद्योग, और डी आपका है समुद्र आधारित उद्योग। बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, कृषि आधारित उद्योग। चलिए भैया देखते हैं कौन सा आपका हो जाएगा इसमें। तो प्राथमिक उद्योग वो होते हैं, प्राथमिक उद्योग आपके कौन से होते हैं? जो होते हैं जो कृषि पर आधारित होते हैं। जी बिल्कुल, काल भैरव का बी आ गया, बहुत शानदार। एनसीईआरटी में जो है आपका बी दिया गया है, हम इसमें कंफ्यूज थे क्योंकि एनसीईआरटी में जो बी आंसर दिया गया है, लेकिन जो आपका है हमने जो पढ़ा है कृषि आधारित उद्योग पढ़ा है, ठीक है। और आपका जो है खनिज वाला जो आपका है, आपके दोनों इसमें हो जाएंगे, आपका कृषि वाला भी हो जाएगा और आपका जो है खनिज वाला हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है ए और बी दोनों हो जाएंगे इसमें। जी संदीप जी, ए भी होगा और काल भैरव का बी भी आंसर आ रहा, बहुत शाही, बहुत शानदार, ठीक है। आपका जो है प्राथमिक उद्योग कहलाएंगे। क्लियर है? ए एंड बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो आपका जो है कृषि आधारित उद्योग आपका जो है प्राथमिक उद्योग है, और खनिज आधारित उद्योग भी आपका जो है प्राथमिक उद्योग है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, कह रहा है कि 11 जी हाँ, ए भी बहुत शानदार। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करता है? बताना आपको है उद्योगों की अवस्थिति। एक आपका है कच्चे माल की उपलब्धता, दूसरा आपका है परिवहन, तीसरा आपका है बाजार, और चौथा आपका भूमि। यहाँ पर आपका कूट दिया गया है, ए कह रहा केवल एक, बी कह रहा कि 1, 2 और 3, सी कह रहा कि 1, 2 और 4, और डी कह रहा 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आंसर होगा? बताइए भैया आप लोग, ठीक है बताइए। जी सूरज जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत भैया आपका। तो 11 में भी दे रहे हैं भैया, संदीप जी 11 का भी दे रहे हैं, ठीक है बच्चा। बताइए, जो उद्योग आपका स्थापित होता है, उद्योग, उसके लिए क्या चाहिए हमको? कच्चा माल चाहिए, नहीं चाहिए भैया हमको? अब जैसे हमको हमको कपड़ा बनाना है ये, ठीक है, हमको शर्ट बनाना है,
तो इस शर्ट को बनाने के लिए हमको कच्चा माल चाहिए, ठीक है, कच्चा माल चाहिए। तो आपका जो कच्चा माल सही हो जाएगा, ठीक। अब हम कच्चा माल जिसे हमको चाहिए, और कच्चा माल को पहुंचाने के लिए हमको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, ठीक है, हमको गाड़ी चाहिए, हमको रिसोर्स चाहिए, हमको सड़कें चाहिए, तो आपका जो है परिवहन भी हो जाएगा, ठीक है, बहुत सही। और तीसरा कह रहा है बाजार। भैया जब कच्चा माल जो हमारा है बनेगा, पक जाएगा, मतलब है उसका तैयार हो जाएगा, प्रोसेसिंग होगी, अब उसको बेचने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको मार्केट चाहिए, ठीक है। पैसा कैसे कमाएंगे भैया, जब अगर हम बना के अगर हम अपने घर में रख लेंगे उसको, तो हमको पैसा कहाँ मिलेगा, हमको लाभ नहीं होगा। तो उसके लिए हमको मार्केट चाहिए, बिल्कुल सही है। और जहां पर आपको उद्योग स्थापित करना है उसके लिए आपको भूमि चाहिए, है ना, आपको लैंड चाहिए, ठीक है, लैंड चाहिए। इसके अलावा और क्या है, तो आपका जो है इसमें चारों सही हो जाएगा, डी। इसके अलावा हमको क्या चाहिए, इसके अलावा हमको पूंजी चाहिए, पूंजी, ठीक है भैया। पैसा, मेन तो पैसा होता है, अगर पैसा हमारे पास नहीं है तो हम कोई उद्योग कैसे स्थापित करेंगे ना, पैसा चाहिए। और इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको श्रम चाहिए, लेबर, ठीक है, लेबर चाहिए। हमको जल की आवश्यकता होती है भैया, है ना, जल। तो ये आपकी है मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जो आपको जो है किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए हमको एकदम निर्धारित करता है। आपका जो है, आपका कच्चा माल हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, बाजार हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा, श्रम हो जाएगा और जल हो जाएगा। तो आपका है डी हो जाएगा, 1 2 3 4 ना। समझ में आया आपको? संदीप जी, अभिलाषा जी, काल भैरव जी, बताइए सक्सेस जी, हो जी वाले। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब घटित हुई थी? ए आपका है दिसंबर 1984, बी है जून 1984, सी है सितंबर 1985, डी है जुलाई 1985। तो जो है भोपाल गैस त्रासदी, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भोपाल गैस त्रासदी बोलते हैं ना, भोपाल गैस त्रासदी बोलते हैं। संदीप जी का 12 क्या आ गया जी, बहुत बढ़िया। आपका क्या हो जाएगा, दिसंबर 1984। क्या हो जाएगा भैया, कब हुआ था? इसकी जो एक्चुअल डेट है वो 2 से 3 दिसंबर, मतलब है कि जो 2 दिसंबर वाली रात बीत गई थी 12 बजे के बाद, जी हाँ 2-3, बहुत बढ़िया, 2-3 दिसंबर हो जाएगा, बहुत शानदार, वेरी गुड। मतलब है कि जैसे आज 2 तारीख है, तो आज की जो रात बीतेगी तो हमारा 2 दिसंबर बीत जाएगा। उसके बाद जो 12:30 बजता है रात का, उसके बाद जो 3 दिसंबर है आपका, वो क्या होती है आपकी MIC गैस थी, MIC जिसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या बोलते हैं भैया, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। काफी एग्जाम में आइसोसाइनेट सैकड़ों एग्जाम में पूछा गया है, इसका ना फुल फॉर्म पूछा गया है MIC का, मिथाइल आइसोसाइनेट। एक काफी विषैली गैस होती है, जो हवा के संपर्क में आते ही, जल के संपर्क में आते ही, हवा के संपर्क में आते ही काफी मतलब भारी मात्रा में जो नुकसान पहुंचाती है। इसकी एक वेब सीरीज भी आई थी, हमने देखा था इसकी, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा उसको, है। तो आपका हो जाएगा ए वाला, काफी अच्छा दिखाया गया उसमें वेब सीरीज में, बहुत बढ़िया, आपका हो जाएगा ए वाला। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। भैया आपको यहाँ बता रहा है आपका कि ध्यानपूर्वक पढ़ना है, मतलब कहीं ना कहीं आगे गलती कर रहा है, ठीक है। एक कह रहा है कि संयुक्त क्षेत्रों के उद्योगों का जो स्वामित्व है, संयुक्त क्षेत्र के, है ना, के उद्योगों का स्वामित्व है और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। दूसरा कह रहा है कि सहकारी जो क्षेत्र होते हैं, जिसको हम कोऑपरेटिव क्षेत्र बोलते हैं, के उद्योगों का जो स्वामित्व है और संचालन सरकार द्वारा होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन बताना आपको सत्य है? ए कह रहा केवल एक, बी कह रहा केवल दो, सी कह रहा कि एक और दो दोनों, डी कह रहा ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, बताइए आप लोग भैया, ठीक है, 13 का आंसर दीजिए, ठीक है। 13 7 है तो फिर क्या कमी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में भैया क्या हो जाएगा, कह रहा है कि संयुक्त क्षेत्रों मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ना। आपका हो जाएगा संयुक्त क्षेत्रों के उद्योगों का जो स्वामित्व होता है और संचालन राज्य प्लस व्यक्तियों, मतलब होता है राज्य मतलब होता है स्टेट, सरकार, स्टेट, और प्लस होता है प्राइवेट। तो बिल्कुल सही कह रहा भैया, जो हमारे संयुक्त उद्यम होते हैं उसमें जो है सरकार की भी भागीदारी रहती है और जो है प्राइवेट क्षेत्र की भी रहती है। तो आपका ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा भैया कि सहकारी क्षेत्र जो होते हैं कि उद्योगों का जो स्वामित्व है, सहकारी बोल रहा है, सरकारी नहीं, कि स्वामित्व का क्षेत्र जो होता है आपका सरकार द्वारा होता है। नहीं होता भैया, सरकार द्वारा गलत हो जाएगा। संदीप जी, अभिलाषा जी, आप 13 का सी दे रही हैं? नहीं भैया, आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा
क्योंकि यहाँ पर जो है सहकारी बोला है, सरकारी अलग होता है, ठीक है, सरकारी अलग होता है और सहकारी अलग होता है। सहकारी मतलब होता है कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव जो होता है उसका मतलब क्या होता है, जो जो कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं ना, कच्चा माल, उनके द्वारा ही उनका नियंत्रण होता है। जैसे आपने सुना होगा एक अमूल कंपनी है, कैसी भैया है, जो अमूल कंपनी है, ठीक है, AMUL, ठीक है, अमूल जो है ये क्या है, एक सहकारी कंपनी है, सरकारी नहीं है, सहकारी है। कैसी भैया है, सहकारी है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और जो है इसमें जो है कच्चा, जिसको जो लोगों के द्वारा बनाया गया है, इसमें लोगों की भागीदारी है, जो कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं इसको, ठीक है, सबकी जो इसमें पार्टनरशिप है। तो ये क्या है, एक सहकारी कंपनी है अमूल। तो आपका हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, बहुत शानदार। जो आपका जो है दूसरा वाला गलत हो जाएगा। अगर यहाँ सरकारी की बात करता तो आपका सही था, लेकिन सरकारी नहीं है, सहकारी है। हमने क्या था, कहा था आपसे, गुजरात की, बहुत बढ़िया, वर्गीज कुरियन के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था ना। कौन थे भैया, वर्गीज कुरियन थे ना, ऑपरेशन फ्लड, वर्गीज कुरियन, उन्हीं के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर कहा था भैया कि बहुत ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। हमने बताया था आपको, अगर आप लोग जो है गड़बड़ी करेंगे तो है दुर्घटना घट सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन उद्योगों को जो है सनराइज उद्योग कहते हैं। मतलब क्या होता है इसको, सनराइज उद्योग किसको बोलते हैं, मतलब होता है कि उगता हुआ, मतलब है उद्योग ना, उठता हुआ। ये आपका है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, दूसरा आपका है शिक्षा से संबंधित उद्योग, तीसरा है चिकित्सा उद्योग, चौथा है सूती वस्त्र उद्योग, और पांचवा आपका है ऑटोमोबाइल उद्योग। कूट आपके हैं ए करा केवल 1 2 4, बी करा की 2 3 4 5, सी करा केवल 1 2 3, और डी करा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। बताइए आप लोग कि सनराइज उद्योग किसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए भैया। इसको हम बोलते हैं उभरते हुए उद्योग। क्या बोलते हैं, उभरते हुए उद्योग ना, उभरते हुए उद्योग बोलते हैं, उभरते हुए उद्योग, ठीक है। तो आपके इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका हो गया सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, इसको उसको बोलते हैं आईटी। क्या बोलते हैं इसको, आईटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, तो आईटी आपका हो गया। शिक्षा हो गया, शिक्षा से संबंधित जो आपको होता है, एजुकेशन से संबंधित होता है। और आपका जो चिकित्सा वाला है, तो आईटी हो गया आपका, शिक्षा हो गया, और आपका जो चिकित्सा है ये आपके क्या है, आपके सनराइज उद्योग कहलाते हैं। तो आपका हो जाएगा 1 2 और 3। तो आपका हो जाएगा इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपको सही हो जाएगा सी वाला, 1 2 और 3। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सही वाला, सी वाला हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो 14 का आपका सी हो जाएगा, बहुत शानदार अभिलाषा जी, सक्सेस जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 15 कह रहा है कि लौह इस्पात, जो आपका जो आयरन जो स्टील होता है हमारा, लौह इस्पात होता है, उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कच्चा माल जो होता है जी संदीप, 14 का सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग होता है, एक कह रहा है आपका लौह अयस्क, बी है कोयला, तीसरा आपका है चूना पत्थर, और चौथा आपका है बॉक्साइट। कूट आपका क्या है, ए कह रहा केवल 1 2 4, बी कह रहा 1 2 3, सी कह रहा 1 2, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो लौह इस्पात उद्योग होता है इसमें कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग करते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर तो आप बता सकते हैं कि हम क्या क्या प्रयोग करते हैं। तो लौह इस्पात हमको बनाना है तो हमको क्या चाहिए भैया, लौह अयस्क चाहिए, इसको हम आयरन ऑयर बोलते हैं, ठीक है। तो हमको लौह अयस्क चाहिए, बिल्कुल भैया, हमको वही मूलभूत हमारा है। उसके बाद उसको गलाने के लिए जो है, लौह अयस्क को गलाने के लिए हमको कोयला चाहिए, कोयला बिल्कुल चाहिए। उसके बाद जो है इसमें चूना पत्थर भी पड़ता है, बिल्कुल चाहिए। लेकिन बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। अगर हमको एल्युमिनियम बनाना है तो हमको बॉक्साइट चाहिए, लेकिन हमको लौह इस्पात में जो हमको बॉक्साइट नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 15 का ए। आपका भैया ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा भैया। ये किसका अयस्क है, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है ना, ये एल्युमिनियम का होता है अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। और हमको क्या बनाना है, हमको एल्युमिनियम थोड़े बनाना है, हमको बनाना है आपको लौह इस्पात। तो आपका जो है ये वाला गलत हो जाएगा। तो हमारा जो है 1 2 3 किसमें है भैया, 1 2 3 हमारा बी में है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, अभिलाषा जी, संदीप जी, जो है आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा इसमें, ठीक है। बॉक्साइट तो हमारा एल्युमिनियम का अयस्क है, तो आपका बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर हमारा है जी 15 का बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 16 नंबर कह रहा है, 16 कह रहा है आपको बताना है, सूची फर्स्ट है सूची सेकंड है, ठीक है। एक तरफ आपका जो है इस्पात उत्पादक केंद्र है ना, जो आपका जो इस्पात है, जो स्टील प्रोडक्शन सेंटर है, और सेकंड में आपका क्या संबंधित राज्य दिया गया है, ठीक है। इधर आपके स्टेट है और इधर आपका कूट दिया गया है।
जमशेदपुर है, बर्नपुर है, भद्रावती है, सलेम है, उधर आपका पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, तमिलनाडु, कर्नाटक है, और उधर आपके कूट दिया गया है। मिलाना है आपको क्वेश्चन नंबर 16 में। चलिए भैया मिलाते हैं ना, देखते हैं क्या कूटना है इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। जमशेदपुर, जमशेदपुर भैया बच्चा बच्चा जानता है जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में है। ठीक है, साक्षी, पहले इसका नाम क्या था भैया, साक्षी था। ठीक है, जमशेद जी नवल जी टाटा ने इसको बसाया था, JN टाटा ने, तो इसका नाम जमशेदपुर हो गया। बहुत बढ़िया। बर्नपुर कहाँ है भैया, बर्नपुर हमारा कहाँ पड़ता है, दीदी का जो राज्य है पश्चिम बंगाल, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तीसरा करा भद्रावती, तो भद्रावती नदी बहती है कहाँ, कर्नाटक में बहती है, तो आपका यहाँ पर चौथा हो जाएगा कर्नाटक, भद्रावती। और चौथा करा सलेम, सलेम कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है, 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका हो जाएगा डी वाला। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, संदीप जी का डी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका हो जाएगा 16 का डी हो जाएगा, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। कह रहा है कि भारत में लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, जो क्वेश्चन अभी पहला पूछा गया है उसी का जो है पुछल्ला इसमें दिया गया है। ठीक है, ए आपका है पश्चिम बंगाल, बी है झारखंड, सी है छत्तीसगढ़ और डी है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। ठीक है, आप लोग 17 का आंसर दीजिए अच्छे से। ठीक है, बताइए आप लोग, देते रहिए। तो जो है टिस्को की स्थापना कब की गई थी, अच्छा इसमें सन नहीं दिया गया। ठीक है, जो टिस्को है, टिस्को TISCO, इसकी स्थापना 1907 में की गई थी भैया। कहाँ की गई थी, 1907 में। कब की गई थी, साथ में कहाँ पर भैया, जमशेदपुर, जमशेदपुर में, जमशेदपुर। इसका पूर्व नाम क्या, साक्षी था, क्या था भैया, साक्षी था। ठीक है, और जो जमशेदपुर कहाँ बसा भैया, झारखंड में बसा है। कौन सी नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, स्वर्णरेखा नदी और प्लस खरकाई नदियों के संगम पर कौन सी नदी है, खरकाई नदी है। ठीक है, इसको जो है रेखा नदी और खरकाई। अब आ रही है आवाज, बताइए आप लोग, वॉइस क्लियर है, बताइए आप लोग, वॉइस क्लियर है। अब बताइए भैया आप लोग, वॉइस क्लियर है ना, चलिए ठीक है। कौन सा क्वेश्चन भैया, इसरो की स्थापना, अच्छा इसरो, हाँ इसरो की स्थापना जो है, इसरो स्थापना इसकी हुई थी 15 अगस्त 1969। ठीक है, 69 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। कहाँ पर है भैया, बेंगलुरु में है। कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था हमने। ठीक है, आप कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। और एक आपका संस्थान और पड़ता है, उसका नाम क्या है, DRDO है, DRDO है। तो DRDO की स्थापना कब हुई थी भैया, इसरो और DRDO भैया 2 भैया हैं। ठीक है, भारत सरकार के 2 सगे भाई हैं। ठीक है, एक जो है ये अंतरिक्ष पर काम करता है इसरो, और जो DRDO हमारा है ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय कहाँ पड़ता है, इसका मुख्यालय पड़ता है नई दिल्ली में। ठीक है, तो आपका जो है इसरो और आपका DRDO हो गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी शानदार। तो आपका जो इसरो है 1969, 15 अगस्त 1969 का स्थापना हुई थी।
इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और जो डीआरडीओ है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको पता, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है प्राकृतिक रेशे हैं, प्राकृतिक रेशे हैं। एक कह रहा है आपका ऊन, दूसरा कह रहा है सिल्क, तीसरा कह रहा है लिनन और चौथा कह रहा है आपका रेयान। बताना आपको कौन से जो इसमें है प्राकृतिक रेशे, मतलब है नेचुरल रेशे हैं। ठीक है, हमको जो है नेचर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो नहीं है 18 का सी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आपका जो ऊन है भैया, ऊन हमको किससे प्राप्त होती है, हमको भेड़ से प्राप्त होती है ना, भेड़ से प्राप्त होती है। तो भेड़ क्या है, एक प्राकृतिक जीव है। ठीक है, उससे हम लोग उसको काटते हैं तो आपका एक हो जाएगा। दूसरा कह रहा सिल्क, सिल्क भी हमको प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। लिनन भी हमको होता है, लेकिन जो रेयान है, रेयान आपका है, ये आपका जो है प्राकृतिक नहीं है। कैसा भैया, कृत्रिम, कृत्रिम रूप से प्राप्त होता है ना, रेयान है आपका जो है कृत्रिम रूप से प्राप्त होता है। तो आपका सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लासा जी का, डीके जी का भी सी आ रहा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, धमाकेदार एंट्री हो चुकी है डीके जी की, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। कह रहा देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित किया गया था। जी डीके जी, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, खूब खूब फलो, खूब पढ़ो भैया और खूब उन्नति करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का है आपका, देश का जो है प्रथम वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित किया गया था। एक आपका है सूरत, बी है अहमदाबाद, सी आपका है कोलकाता और डी है मुंबई। बहुत सोच समझकर जो है इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, हो सकता है आप लोग गलत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। जी हाँ, देखिए संदीप जी ने गलत कर दिया है, कहा है भैया आपका इसमें क्या कहा है कि देश का प्रथम वस्त्र उद्योग, प्रथम पूछा है भैया। ठीक है, इसमें प्रथम पूछा गया है। तो जो प्रथम स्थापित किया गया था 1818 में, 1818 में कहां पर, फोर्ट ग्लास्टर, फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में। कहां पर भैया, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल जो है हमारा है। तो आपका ये वाला हो जाएगा, जो सी वाला है हमारा है, प्रथम पूछा गया है। लेकिन क्या है, ये फेल हो गया था। क्या हो गया था भैया, ये फेल हो गया था। ठीक है, असफल हो गया था, फेल हो गया था। उसके बाद जो है 1854 में जो है, 1854 में कहां स्थापित हुआ था, मुंबई में। तो जो कि है ये आपका जो है हो जाएगा, लेकिन हमारा प्रथम पूछा गया है तो आपका प्रथम हो जाएगा कोलकाता वाला। जी प्रतिभा जी, सी, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संदीप जी का भी, जी हाँ 1854 है, लेकिन क्या है वो आपका दूसरा वाला है। हाँ वो बंद हो गया था ना, लेकिन हमारा प्रथम पूछा गया है ना। इसमें कोई बताया नहीं गया, केवल पूछा है कि देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था। इसमें कोई ये तो पूछा नहीं गया है। तो आपका जो है आप हमारा मारेंगे, हम कोलकाता वाला मारेंगे, 1878 वाला। ठीक है, फोर्ट ग्लास्टर वाला, जो कि फेल हो गया था ना। चलिए बहुत बढ़िया। हमारा 20 कह रहा है कि निम्न में से किसे जो है भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर बोलते हैं। ए आपका है सूरत, बी है कलकत्ता, सी है अहमदाबाद और डी है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। बताइए भैया आप लोग, किसे जो है भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। मैनचेस्टर क्या है, इंग्लैंड में क्या है भैया, इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में एक स्थान है मैनचेस्टर। ठीक है, मैनचेस्टर है, जो कि किसके लिए फेमस है, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए भैया, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है, अब सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तो अब जहां जहां पर जो है वस्त्र उद्योग अच्छी खासी मात्रा में जो है फैला हुआ है, उसको जो हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग जो है मैनचेस्टर बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद हो जाएगा, जो कि कहां पर है, गुजरात में है। ठीक है, कहां पर है आपका, गुजरात में है। गुजरात वाला क्षेत्र आपका जो है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, सूती वस्त्र के लिए, बहुत शानदार। और ये कहा, यहाँ पर हमको कच्चा माल भी मिलता है ना, कच्चा माल भी मिलता है गुजरात में हमको। तो हम वहाँ पर जो है इसकी इंडस्ट्री भी स्थापित हो गई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आपको हो जाए। कुछ जो है जलवायु का प्रभाव भी पड़ता है वहाँ पर ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शहर जो है जापान का मैनचेस्टर। ठीक है, अभी भारत का पूछा था वो, अब पूछ लिया जापान का कि कहां पर जो है जापान का जो है सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका टोक्यो है, बी आपका ओसाका है, सी है योकोहामा है और डी आपका नागासाकी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21, बताइए आप लोग। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओसाका, जो ओसाका जापान का शहर है। ओसाका जो है ये जो है किसके लिए फेमस है, ये हमारा किसके लिए फेमस है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। इसको जो हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉटन इंडस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कॉटन इंडस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है,
इंग्लिश हिंदी दोनों आप लोग याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका हो जाएगा ओसाका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है। चलिए बहुत बढ़िया। और नागासाकी क्या है भैया? नागासाकी वह शहर है जिस पर जो है 9 अगस्त 1945 को क्या है भैया? 9 अगस्त 1945 को क्या इसमें बम गिराया गया था, है ना? परमाणु बम गिराया गया था इसमें, ठीक है, परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। तो आपका बी वाला हो जाएगा, ओसाका जो है जापान का मैनचेस्टर है। बहुत बढ़िया, प्रतिभा जी का आ गया है, अभिलाषा जी का, सबका भी आ रहा है, डीके जी का भी आ गया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। कह रहा है, एक कह रहा है बेंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है, जहां से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा है। दूसरा कह रहा है कि देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक की राज्य सरकार ने की थी। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सत्य है, बताना है, सत्य है। ए कह रहा केवल एक, बी कह रहा केवल दो, सी कह रहा कि एक और दो दोनों, और डी कह रहा ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर हमारा है जी हाँ, परमाणु बम, हाँ जी परमाणु बम, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एटम ना। चलिए न्यूक्लियर बम बोलते हैं इसको, हम एटम बम भी बोलते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, अमेरिका ने किया था हमला, बहुत दुखदाई हमला था वो, भगवान करे किसी के ऊपर ऐसा हमला ना हो ना। चलिए है, बताइए आप लोग क्वेश्चन 22 को क्या होगा, इसमें सत्य बताना है। तो क्या कह रहा भैया? कह रहा कि बेंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है। तो भैया हमारा दक्षिण भारत वाला भाग है, तो हमारा दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत क्या है हमारा? है दक्षिण भारत क्या है हमारा? दक्कन का पठार है, दक्कन पठार है। और बेंगलुरु हमारा कहाँ पड़ता है? दक्षिण भारत में पड़ता है। तो बेंगलुरु का जो बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु कह रहा है दक्कन के पठार पर अवस्थित है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। और जहां से इसका नाम क्या है हमने दिया है? सिलिकॉन वैली दिया है हमने। इसकी जो तुलना किससे की है? अमेरिका के सिलिकॉन वैली की है, ठीक है। तो आपका एक सही है। और दूसरा कह रहा है कि देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब होता है सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब होता है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है पॉलिसी, आईटी पॉलिसी की घोषणा कर्नाटक की राज्य सरकार ने की थी। तो बिल्कुल भैया कह रहा है, कब की थी भैया? इसकी घोषणा की थी 1992 में। कब की थी भैया? कर्नाटक की सरकार ने 1992 में की थी। तो आपका जो है ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए बहुत बढ़िया, तो आपका है कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। बताइए भैया आप लोग, सी वाला सही है ना? बताइए संदीप जी, अभिलाषा जी, जो है आपका सी वाला सही हो जाएगा, राइट आंसर। कि जो है कर्नाटक की सरकार ने 1992 में है सर्वप्रथम जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नीति की जो है घोषणा की थी ना। चलिए बहुत बढ़िया, सक्सेस जी का आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो कारक हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, बताना आपको है। एक आपका है स्थलाकृति, बी है आपका खनिज, तीसरा आपका है मृदा, चौथा आपका है सांस्कृतिक कारक, पांचवा है आपका सामाजिक कारक। तो बताना आपको कौन से कारक हैं जो जनसंख्या वितरण, मतलब होता है जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसका जो वितरण होता है ना, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहाँ पर ज्यादा जनसंख्या रहती है, कहाँ पर कम रहती है, उसको हमको बताना है, कहाँ पर जो है इसको प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, ठीक है। बताइए आप लोग क्या क्या हो जाएगा। तो आपका क्या है, एक आपका स्थलाकृति है, तो चलिए देखते हैं। तो स्थलाकृति बिल्कुल हो जाएगा। जो स्थलाकृति होती है ये जनसंख्या को प्रभावित करती है। लोग जो है ना तो लोग पठारी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, ना तो पहाड़ी क्षेत्रों में। लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? जैसा हम लोग जहाँ पर रहते हैं, हमारा जो ये क्षेत्र है उत्तर प्रदेश वाला, कैसा है? ये मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर जो है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो लोग रहना पसंद करते हैं ना मैदानी क्षेत्र में, आपका एक हो जाएगा। दूसरा कह रहा है खनिज वाला, तो जहाँ खनिज पाए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर हमको रोजगार मिलता है, ठीक है, खनिज निकालने के लिए। तो लोग वहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं जहाँ पर हमको रोजगार मिले, तो आपका ये भी सही हो जाएगा, खनिज वाला क्षेत्र हो जाएगा। तीसरा कह रहा है मृदा, भैया मृदा भी जो है काफी मात्रा में प्रभावित करती है, क्योंकि हमको क्या है, हमको जीवन यापन करने के लिए हमको जो है अच्छी मृदा चाहिए ताकि हम खेती कर सकें, ठीक है। अच्छी खेती करेंगे तो भैया हमको खाने के लिए चाहिए, तो आपका तीसरा भी हो जाएगा। चौथा कह रहा सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक भी आपके जो है काफी मात्रा में जो है जनसंख्या वितरण को जो है प्रभावित करते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारी प्रकृति के लोग हैं जो है एक स्थान पर रहे। अब जैसे आपके जनजाति वाले क्षेत्र वाले लोग हैं, आपका नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, तो उनका है सांस्कृतिक कारक है, उनके अपनी उनकी क्या है, अपनी उनकी लिपि है, उनकी जो है अपनी उनकी क्या है, उनके कल्चर है,
उनका क्या है, उनका सब अपना खान पान होता है जो है, ये एक आपकी संस्कृति होती है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा सांस्कृतिक कारक भी हो जाएगा। चौथा का पांचवा कह रहा है आपका सामाजिक कारक। सामाजिक कारक भी होते हैं, समाज में जो आपके जो हर सबका अपना अलग विधि विधान होता है, तो आपका ये भी हो जाएगा। तो आपके जो है पांचों हो जाएंगे कि जो है आपके जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, तो आपका पांचों हो जाएगा, ठीक है। बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जनसंख्या के अंतर्गत जो है प्राकृतिक वृद्धि दर से आप क्या अभिप्राय है। एक आपका है किसी देश में जो है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं। दूसरा कह रहा अभी वाला कि प्राकृतिक विशेषताओं के कारण किसी जगह पर लोगों का अधिक बसाव। और सी कह रहा कि किसी देश में स्त्री एवं पुरुष जनसंख्या के बीच का अंतर। और डी कह रहा कि किसी देश में एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24, बताइए आप लोग भैया, अच्छे से बताइए, जल्दी बताइए ना। चलिए अब क्या पूछ रहा है भैया, प्राकृतिक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर पूछ रहा है, ठीक है, मतलब होता है नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। देखते हैं तो ए ऑप्शन आपका कह रहा है कि किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर। हाँ बिल्कुल कह रहा भैया, जन्म दर और मृत्यु दर के जो बीच का अंतर होता है, ठीक है। कितने लोग जो है आज जन्मे, कितने बच्चे ने आज जन्म लिया। मान लीजिए कि आज जो है, आज कौन सा तारीख है, आज तारीख हमारी है, कौन सी भैया तारीख आज है, आज हमारी तारीख है 3 तारीख। आज हमारी 3 तारीख है, सोमवार है, ठीक है। तो आज मान लीजिए कि एक अमूमन आंकड़ा मान लीजिए कि आज जो है 100 लोगों ने जन्म लिया और जो है कितने लोग मरे हैं, आज मरे हैं 80 लोग। तो हमारा जो है प्राकृतिक ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा, हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। 100 लोग जो है 100 बच्चों ने जन्म लिया, 100 बच्चों ने जन्म लिया जो है जन्म लिया, और जो है 80 लोग आज जो है मतलब कि उनकी डेथ हो गई, मर गए, ठीक है। इनका अंतर कितना आया, इनका अंतर आया 20। तो जो हमारा 20 है क्या हो जाएगा, हमारा प्राकृतिक वृद्धि दर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, आपका जो सही है केवल आपका जो है ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ए वाला कह रहा है कि प्राकृतिक विशेषताओं के कारण किसी जगह पर बसाव, ये होगा नहीं। सी कह रहा है कि किसी देश में स्त्री एवं पुरुष जनसंख्या के बीच, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिंगानुपात बोलते हैं भैया। जो स्त्री एवं पुरुष के जनसंख्या के बीच का जो अंतर होता है इसको क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। ये हमारा होगा नहीं, ये आपका लिंगानुपात हो जाएगा, ये हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और डी कह रहा किसी देश में एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, तो आपका हो जाएगा वो आपका जन्म दर होती है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा ए वाला सही आंसर हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, है ना, उदाहरण के द्वारा। चलिए एग्जाम्पल हमने ऐसा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जी अभिलाषा जी बहुत बढ़िया। एक कह रहा है आपका कि जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं। दूसरा कह रहा है कि वे लोग जो बाहरी देश से किसी नए देश में आते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन बताना आपको सत्य है, ठीक है। आप घुमा दिया भैया, अप्रवासी उत्प्रवासी, ठीक है। ए कह रहा केवल एक, बी कह रहा केवल दो, सी कह रहा एक और दो, दोनों, और डी कह रहा ना तो एक ना तो दो। लग रहा है भैया दोनों सही है और लग रहा है कि दोनों गलत है होगा, ठीक है। वो आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा, बताइए भैया आप लोग। दोनों गलत है, चलिए देखते हैं भैया, है ना। इसमें लगाते हैं हम, कौन सी प्रमेय लगाएंगे आज, दोनों गलत प्रमेय लगा देंगे ना, सही करते हैं। कह रहा है कि जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं, जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, अप्रवासी कहलाते हैं। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्या कहलाते हैं भैया, अप्रवासी नहीं कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके उत्प्रवासी कहलाते हैं। गलत, इसमें जो है ये वाला होगा, इसमें क्या कहलाते हैं, इसको हम बोलते हैं उत्प्रवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्प्रवासी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम भारत देश के नागरिक हैं, ठीक है, हम भारत देश के नागरिक हैं। कुछ लोग क्या हुआ कि यहाँ से जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं, कुछ लोगों ने क्या किया, किसी भी कारण जो है उनको जॉब मिल गई या फिर अन्य कारण हुआ, वो लोग भारत देश को छोड़ गए। तो जो भारत देश को छोड़ रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, उत्प्रवासी बोलेंगे। उन्होंने जो है भारत देश से क्या किया है, उत्प्रवास किया है, ठीक है, यहाँ से निकल के भाग गए, छोड़ दिए, है ना। आपका जी अभिलाषा जी उत्प्रवासी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और दूसरा कह रहा है कि वे लोग जो बाहरी देश से किसी नए देश में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको अप्रवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, उनको हम क्या बोलते हैं, अप्रवासी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी में उल्टा, इसमें उल्टा पुल्टा कर दिया है जी। भगोड़े मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई अपराध करके कोई भागता है उसको हम भगोड़े बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कौन से एक महोदय नीरव मोदी हैं, ठीक है, मेहुल चौकसी हो गए, नीरव मोदी हो गए, ये लोग क्या है भैया, भगोड़े हैं। क्योंकि जो है इन्होंने क्या किया, अपराध किया है, क्योंकि ये पैसे लेके भागे यहाँ से, तो इनको जो है भारत सरकार ने इनको भगोड़ा घोषित किया है, फ्यूजिटिव, ठीक है। तो आपका जो है इसमें जो है
अब भैया जैसे यहाँ से कोई जा रहा है, हमारे यहाँ से कोई देश से जा रहा है तो वो उत्प्रवासी हो गया, लेकिन जाके कहीं ना किसी देश में तो रुकेगा ना वो। तो जिस जिस देश में रुकता है वो उस देश के लिए क्या होता है, उसको हम बोलते हैं अप्रवासी बोलते हैं। जस्ट अपोजिट दिया है जी, बिल्कुल संदीप पाठक जी, बिल्कुल इसमें जो है जस्ट अपोजिट दिया, इसमें हो जाएगा अप्रवासी हो जाएगा। तो इसमें सत्य पूछा है तो सत्य में आपका क्या हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, तो आपका डी वाला हो जाएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड। उम्मीद है कि आप लोगों को जो समझ में आ गया होगा ना, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है जनसंख्या पिरामिड, पॉपुलेशन जो पिरामिड होता है उसके बारे में आपको बताना है। कह रहा है कि यह किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक विधि है, जनसंख्या पिरामिड। और दूसरा कह रहा है कि जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की संख्या 15 वर्ष से कम को ऊपरी भाग में एवं वृद्धों की जनसंख्या जो 65 वर्ष से अधिक होती है निचले भाग में दिखाई जाती है। और तीसरा कह रहा है कि यदि देश में केवल जन्म दर ऊंची होगी तो जनसंख्या पिरामिड ऊपर तीनों ऊपर क्या है, ऊपर तीव्रता से जो सकरा हो जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपको बताना है, सत्य है। ठीक है, ए है केवल एक, बी है 1 और 3, सी है 2 और 3 और डी आपका है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 26। बताइए भैया आप लोग अच्छे से दीजिए। हमारा जो है आज का जो है ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट ना, बताइए। ठीक है, चलिए भैया देखते हैं जनसंख्या के बारे में ना। हम लोग जो है जनसंख्या बढ़ाने में बहुत आगे हैं, 150 करोड़ पहुंच चुके हैं। 150 करोड़ है ना, उम्मीद है कि हम लोग जो है 20-25 साल में जो है हम लोग 200 पहुंच जाएंगे, है ना। चलिए, कह रहा है कि यह किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक विधि है। जो जनसंख्या पिरामिड होता है इसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि देश की जो जनसंख्या संगठन है, मतलब है जो संगठन है उसका अध्ययन करने की एक विधि है। बिल्कुल सही आपका है, सब आपकी कृपा है सर। चलिए हमारी कौन कृपा है यार, हम तो अभी दूसरा है कि जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की संख्या, कह रहा है कि बच्चों की संख्या जो बच्चे होते हैं जो 15 वर्ष से कम होते हैं, जनसंख्या पिरामिड में बच्चों को माना जाता है जो 15 वर्ष से कम होते हैं को ऊपरी भाग में रखते हैं। ऊपरी भाग में एवं वृद्धों की जनसंख्या जो 65 वर्ष से अधिक है उनको हम ऊपरी भाग में रखते हैं। गलत कह रहा भैया कि जो है जो बच्चे होते हैं, इसमें गलत कह रहा है। जो बच्चे होते हैं बच्चों को कह रहा है ऊपरी भाग में, नहीं, बच्चों को जो है निचले भाग में रखते हैं। बच्चों को कहाँ रखते हैं, बच्चों को हम रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम बच्चों को रखते हैं। ये आपके बच्चे हो गए जो कि 15 वर्ष से कम हो गए। ठीक है, 15 वर्ष से कम हो गए। ठीक है, और वृद्धों को जो है हम यहाँ रखते हैं, जो है वृद्ध यहाँ पर होते हैं, आपके वृद्ध होते हैं जो कि 65 वर्ष से अधिक हो गए, 65 वर्ष से अधिक हो जाएंगे। तो आपका नीचे बच्चे हो गए, आपके जो है यहाँ पर क्या वृद्ध होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल आप लोग सब IIT बाबा बन रहे हैं कोई बात नहीं भैया, तो आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि यदि देश में केवल जन्म दर ऊंची होगी तो जनसंख्या पिरामिड ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाएगा। नहीं भैया, केवल जन्म दर की बात नहीं है। जब हमारी जन्म दर और मृत्यु दर जो है दोनों जो हमारी जब यहाँ पर जो है उच्च होगी तो हमारा जो है तीव्रता से ऊपर होगा, हमारा सकरा हो जाएगा। तो आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका सत्य पूछा है तो आपका केवल 1 हो जाएगा। क्लियर है जी। संदीप जी क्या बोल रहे हैं, सर की अभी शादी भी नहीं हुई है, क्यों दोस्ती बना रहे हो। जी बिल्कुल, बहुत शानदार, वेरी गुड, है ना। तो आपका हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। केवल हमारा 1 सही है, 2 और 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए हमारा प्रचार आ गया है जी। मीनू सनावर जी बहुत शानदार भैया, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारी जो क्लास पड़ी रहेगी उसमें। अब ये हमारा आ गया धुआंधार जो हमारा सफलता बाइक चल रहा है। आप लोग जान ही रहे हैं कि बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है। ठीक है ना। और आप लोग जो है बढ़िया से जो है नौकरी वोकरी पाइए, बढ़िया से घर बसाइए ना। गृहस्थ जीवन ये सबसे बेस्ट जीवन होता है। ठीक है, सन्यासी ना वन्यासी, ठीक है ना सन्यासी जीवन अच्छा होता है ना कोई, सबसे बेस्ट जो आपका गृहस्थ जीवन होता है। आप गृहस्थ जीवन जो है आप व्यतीत करते हुए आप बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये सबका अपना अपना मानना होता है। हमारा मानना होता है कि गृहस्थ जीवन सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, सबसे अच्छा आप जीवन जीजिए। ठीक है, थैंक यू उल्लासा जी, बहुत शानदार। तो हमारी जो है ये क्लास चल रही है और इसके बाद जो है जस्ट जो है 6 PM पर क्या है भैया हमारा पॉलिटी की क्लास। पॉलिटी जो है NCERT है, पॉलिटी NCERT है, 6 PM पर चलेगी भैया आपकी। ठीक है, तो आप लोग जो है इसमें आना ना भूलिए। थैंक यू भैया, बाय एवरीवन, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया ना। तो ठीक है, आप लोग बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।